नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदारी से ईमानदार पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। और साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि काफी ठोकरें खाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ तो अकल आई है। जी हाँ, कुछ तो अकल आई है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीएसटी को नए सिरे से लागू करने की बात सरकार ने की है। नए सिरे से इसका मतलब है कि जो पुराने रेट्स थे अब उसको हटा के नए रेट्स लागू किए जा रहे हैं। जीएसटी को भारत की आर्थिक क्रांति या ये कहें कि उदारवादी सुधार का एक बड़ा सुधारवादी कदम या बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा था। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत दरअसल मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हुई थी एक आइडिया के तौर पे, लेकिन उसको लागू करने का काम किया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने इसको लागू करने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया उसकी वजह से फायदा होने की जगह नुकसान ही ज्यादा हुआ है। और जिसको वन नेशन वन टैक्स कहा जा रहा था, दरअसल आज भी जब दूसरी बार इसमें बदलाव किया गया है तब भी वन नेशन 5 टैक्स स्लैब्स इसमें है। सबसे पहले मैं आपको वो ग्राफिक्स दिखा देता हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि 5 टैक्स स्लैब है, सिर्फ एक वन नेशन वन टैक्स नहीं है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब 0% जीएसटी लगेगा, उसके पहले 18% था। रोजमर्रा की जरूरतों पर अब 5% लगेगा, पहले 18% था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यानी छोटे वाहनों में 18% अब लगेगा, पहले 28% था। बड़े वाहन में 40% लगेगा, पहले 50% था। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में अब 18% टैक्स लगेगा, पहले 28% था। और निर्माण उद्योग में 18% लगेगा, पहले 28% था। लेकिन इसके साथ साथ एक और स्लैब भी खड़ा कर दिया गया है, वो है सिन गुड्स, यानी वो सामान जो दरअसल जिनका सेवन स्वास्थ्य के लिए दूसरी कारणों की वजह से नुकसानदेह माना जाता है। अब उस पर 40% का टैक्स लगेगा, पहले उस पर 28% लगता था। तो वन नेशन वन टैक्स हमने इसको गिन के देखा तो कम से कम 5 तो अभी दिखाई ही पड़ रहे हैं। अब इसमें आगे भी कुछ बदलाव हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि नीति बाद में बनती, पॉलिसी बाद में बनती है, पहले उसके प्रोपेगेंडा की, उसकी मार्केटिंग की तस्वीर बन जाती है। और अब यह कहा जा रहा है दरअसल ये गेम चेंजर है भारत की अर्थव्यवस्था का। क्या वाकई में ये गेम चेंजर है? क्या वाकई में ये मास्टर स्ट्रोक है? और क्या वाकई में ये अपने आप एक बड़ा रिफॉर्म है? क्या कहा जाए इसको? लेकिन अगर आप टीवी चैनल्स देख रहे होंगे तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्थिक सुधारों को लेके जबरदस्त गाने गाए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है जैसे किस तरीके का कोई सुधार तो भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं है। और अब जो हो रहा है उससे भारत की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से हिरणी की तरीके से कूदेगी और दूध और शहद की नदियां बहेंगी। ये सब तो खैर किनारे रख देते हैं, इसका बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हम करते हैं। पहली बात, क्या ये वाकई में गेम चेंजर है? दूसरी बात, क्या वाकई में इसको रिफॉर्म कह सकते हैं? तीसरी बात, क्या ये देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है कि अगर इसी चीज को 2016-17 में कर दिया गया होता जब राहुल गांधी ने कहा था 18% की स्लैब होना चाहिए, तो अब किया गया है। राजेश महापात्रा हमारे साथ मौजूद है जो हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रहे, पीटीआई के संपादक और उड़ीसा डायलॉग्स के डायरेक्टर, और आर्थिक मसलों पे लगातार हम उनसे बातचीत भी करते रहे। राजेश जी, ये तो बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार बता रही, गेम चेंजर है, आपको क्या लगता है? हाँ, ये कह सकते हैं ये पदक्षेप जो है ये एक स्वागत योग्य पदक्षेप है, वेलकम स्टेप है। क्या ये एक गेम चेंजर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मेरे ख्याल से इसको लेकर हम थोड़े गार्डेड रहें तो अच्छा रहेगा।
मैं थोड़ा समझाने से पहले ये बता दूं कि आपका उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा संशोधन करना चाहूंगा। दरअसल में हमारे जब ये जीएसटी हुआ था, वन नेशन वन टैक्स का जो स्लोगन दिया गया था, उसका मतलब सही में एक टैक्स नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो जीएसटी जिन देशों में लागू किया गया है और एक जीएसटी प्रोग्रेसिव सिस्टम, टैक्स सिस्टम माना जाता है, वहां दरअसल में 3 टैक्सेस होते हैं। कुछ चीजों के ऊपर 0 टैक्स होता है और बहुत सारे चीजों के ऊपर एक सिंगल टैक्स होता है, और कुछ ऐसे गुड्स उनको बोला जाता है जिनको डिमेरिट गुड्स कहते हैं या सिन गुड्स कह लीजिए, उनके ऊपर एक टैक्स लगा दी जाती है। वो एक आइडियल जीएसटी सिस्टम का डेफिनेशन है। तो हमारे यहाँ पे भी उम्मीद ये रखी जा रही थी कि हमारे यहाँ पे भी 3 स्लैब का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हमने 5 स्लैब से शुरू किया। हमारे यहाँ 28% के टैक्स हुए, 18% का एक रेट हुआ, 12% का एक रेट हुआ, 5% का एक रेट हुआ, 0% का एक रेट हुआ। उसके ऊपर से हमने और भी 2 रेट ऐड कर ली, जिसकी जिक्र कम होता है, एक 3% रेट, एक 0.25%। वो बहुत चंद कुछ चीजें हैं, ज्वेलरी वगैरह, उनके ऊपर लागू होते हैं। उनका क्या हुआ है अभी आज पता नहीं हमें, लेकिन हम ये 5 रेट्स के अगर मूल तौर पे बात करें तो वो 5 रेट्स से अब हम 4 पे आ गए हैं। अब 28, 18, 5% और 0%, लेकिन उसके ऊपर हमने एक और लगा दी, सॉरी 28% हमारा चला गया। अब हमारा 18, 5 और 0% में ज्यादातर गुड्स आएंगे और एक 40% का टैक्स लग गया, यानी कि 5 रेट से हम 4 पे आ गए, एक स्लैब हट गया। ये अच्छी बात है, ये एक शुरुआती तौर पे बहुत अच्छी बात है। उम्मीद रहेगा कि आगे जाकर और भी एक स्लैब हट जाए, तो कहीं 18 को 15 पे ले आए, 5 को पूरा एलिमिनेट कर लें और एक 15% टैक्स रहे, 0% रहे और एक सिन गुड का रहे। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब बात आते हैं ये क्या गेम चेंजर की जो बात हो रही है। दरअसल में इस रैशनलाइजेशन के पीछे 2-3 वजह हैं। पहला बात तो ये है कि ये जीएसटी एक कम्बरसम स्लैब स्ट्रक्चर था। बड़े सारे एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट 2-3 तरह के टैक्स अट्रैक्ट करते थे। तो जो कल के प्रेस रिलीज देखकर समझ में आया है और अखबारों में जो खबर आया है, उसमें समझ के आया है, उसमें यह है कि काफी सारे रैशनलाइजेशन हो गया। ये जो मल्टीप्लिसिटी और डुप्लिसिटी थी उनको हटा दिया गया, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो गया है। और मूल तौर पे बड़े सारे डेली एसेंशियल्स जो है, जो रोजाना आप जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे टूथपेस्ट कह लीजिए, टॉयलेट सोप कह लीजिए, घी बटर जो रोजाना खाने का चीज होते हैं, या बर्तन जो है, इनका टैक्स घटा के 5% कर दी गई है। और कई सारे दारू दवा जो हैं उनको 0% कर दिया गया है। उस तरह से लाइफ और इंश्योरेंस कवर के ऊपर भी जो जीएसटी लगती थी, जो कि एकदम गलत था, उसको भी हटा दिया गया है। अब जो आमतौर पे जो ड्यूरेबल्स बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इनके ऊपर भी कई सारे आइटम्स के ऊपर, ज्यादातर आइटम्स के ऊपर 28% टैक्स लगता था, उसको घटा के 18% कर दिया गया। तो इसको हम कैसे देखते हैं? तो पहले ये है कि कम से कम जो एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता के ऊपर कुछ एरियाज में तो उसका ऊपर बर्डन हल्का होने का उम्मीद है, अगर कंपनियां ये जो टैक्स रिडक्शन है इसको पास थ्रू करते हैं। अब पहला जो सवाल मैं उठाना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि सरकार 28% से 18% तक अगर कोई चीज के ऊपर 10% का टैक्स कट कर दिया, या 12% से किसी को 5% पे ले आया, 7% टैक्स घटा दिया, तो उस अनुपात से उस प्रोडक्ट का रेट मार्केट में नहीं घट जाता है। वो तभी घटता है जब कंपनी को जो ये टैक्स बर्डन कम होता है, वो पूरा को पूरा वो 100% टैक्स बर्डन पास ऑन कर लेता है कंज्यूमर के पास। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि 2 चीजें होता है हकीकत में, और इसको कई सारे इसके ऊपर रिसर्च स्टडीज हुए हैं जो ये दिखाए हैं कि खास करके जो इंडस्ट्री लो मार्जिन्स पे काम करता है, मार्जिन प्रेशर है, लो प्रॉफिट्स पे काम कर रहा है,
इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाते हो तो वो 100% पास थ्रू नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए रस्क, जो हम लोग रोज खाते हैं। तो रस्क ब्रिटानिया भी बनाता है, रस्क आपका लोकल इंडस्ट्री बनाता है जो बिना ब्रांडेड लेवल करके मार्केट में बिकता है। इसमें हो क्या रहा है कि अब रस्क के ऊपर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का बहुत कम मार्जिन होगा आज के डेट पर, उसके ऊपर मार्जिन प्रेशर है। तो अगर उसको ड्यूटी रिडक्शन हुआ तो हो सकता है वो उस ड्यूटी रिडक्शन को कंज्यूमर के पास थ्रू ना करे, तो आपको वही रेट पे ही ज्यादातर आपको रस्क मिलेगा, आपको उतना मुनाफा नहीं होगा। मान लीजिए आज 12% रस्क को हटा के 5% कर दिया गया, जो 7% जो टैक्स घटा, शायद वो 7% से आपको 2% का फायदा मिलेगा। तो एक ये होता है, तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमें रिसर्च जो बताती है कई समय में ये पास थ्रू नहीं होता है। दूसरा जो रिसर्च बताता है कि कई बार क्या होता है, जब सरकार इसको टैक्स घटाती है इनडायरेक्ट टैक्स से, इंडस्ट्री तुरंत अपने प्रोडक्ट्स में प्राइस कट्स अनाउंस कर देते हैं क्योंकि सरकार उनसे चाहती है। नहीं तो हमने हटा दिया, दूसरे देशों में एक एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज है जिसके तहत सरकार एक्शन ले सकती है, तो इंडस्ट्री हटा देती है। लेकिन 4-5-6 महीने के बाद देखा गया है दोबारा वो पैसा बढ़कर वापस उस लेवल पे आ जाता है, तो ये भी एक होने का संभावना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी जैसे ऑटोमोबाइल्स के ऊपर 28% से 18%, ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में नहीं, ये जो घरेलू पदार्थों के ऊपर जो टैक्स कट हुआ है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बटर, घी, नमकीन, भुजिया, यूटेंसिल्स, इनमें देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच जितना 12% से 5% जो 7% कम किया गया, सारे को सारे पास ऑन होते हैं कि नहीं। दूसरा बात ये है, राजेश एक मिनट, जो बात दरअसल राजेश कह रहे हैं उसका अर्थ बहुत सिंपल है कि राजेश का कहना ये कि जीएसटी में टैक्स को थोड़ा सा तो घटाया गया है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनका कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि टैक्स कट करने के बाद से वो चीजें वाकई में सस्ती हो जाए। उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर हो सकता है अभी फौरन सस्ती हो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो पुराने दाम पर लौट आए। ये इंटरेस्टिंग, जो पास ऑन करने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि जिनको बहुत कम मार्जिन मिलता है, यानी जो बनाते हैं 100 रुपए पे, बेचते हैं उसको 110 रुपए पे, तो 10 रुपए का मार्जिन उनको होता है, बहुत कम मार्जिन होता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि 2% का कमी हो गई, 3% कमी हो गई, तो वो शायद उस रेट पर ही अपने सामान को बेचे, और अगर हो सकता है सरकार के दबाव में अगर कम भी कर दें तो आने वाले समय में फिर वो दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच सकती है। लेकिन जहां मार्जिन ज्यादा है, वैसी चीजों में सामान के दाम घटने की संभावना ज्यादा होती है। जी राजेश। जैसे जैसे एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, ड्यूरेबल्स जो हुए, वहां पर कुछ जरूर आपको बदलाव होते हुए दिखाई देगा। लेकिन दोबारा हम लौट के आते हैं, इसको मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, एक पहलू तो यह है कि पास थ्रू नहीं होता है। दूसरा चीज, अगर पास थ्रू हो भी जाता है, आप रोज 100 ग्राम बटर खाते हैं, बटर का दाम कम हो जाएगा तो आप 120 ग्राम खाना नहीं शुरू करोगे। ये जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उनके एक मिनिमम और मैक्सिमम डिमांड के एक गैप होते हैं। जो कुछ लोग जो इतने उनके हालत खराब है कि एसेंशियल गुड्स, जिन्होंने बटर खाना का कटौती कर दिया कि हम सूखे ब्रेड खाएंगे उसमें बटर नहीं लगाएंगे। हो सकता है अगर बटर आपने रेट दाम कम कर दिया तो उसके अंदर हो सकता है ये हो जाए कि, लेकिन जनरल तौर पे देखा गया है कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, जो रोजाना कंजम्पशन के आइटम्स होते हैं, उसका हम इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं, इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत लो होता है। यानी कि आप प्राइस बढ़ाओ या घटाओ तो उसका डिमांड में उतना परिवर्तन नहीं आता है। पहला बात ये है। उसके बाद लेकिन सबसे बड़ा बात जो है, और वो केवल एसेंशियल गुड्स को नहीं, जो बाकी चीजों के ऊपर भी जो काटा गया है, जो घटाया गया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कह लीजिए, ऑटोमोबाइल्स को कह लीजिए, क्या उनके डिमांड बढ़ेंगे? तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो इट्स अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। उस चीज का कीमत क्या है, दाम क्या है, और लोगों के पास पैसा है कि नहीं। आप अगर मेरे पास आज ये हालत है कि मैं छोटा गाड़ी कार खरीद ही नहीं सकता हूं, मेरा अब हालत ये हो गया है कि मैं टू व्हीलर में ही सेटल कर जाऊंगा, क्योंकि
आज के डेट पर मेरा नौकरी में मुझे अच्छा खासा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या मेरा नौकरी का गारंटी नहीं है, या पिछले 5 साल में मुझे मेरे कमाई बढ़ी नहीं है, ठीक है? मेरी इनकम ही कम हो रहा है या इनकम स्टैग्नेट हो रहा है, तो मैं चाहो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, चाहो छोटे कार का दाम कम हो जाए, मैं इस समय सोचूंगा कि नहीं, अब मेरा ये खरीदने का उचित समय नहीं है। तो जो हम कहते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ बोथ प्राइस एंड इनकम। तो आप प्राइस घटा भी देते हैं, अगर इनकम्स अगर बढ़ नहीं रहे हैं या इनकम स्टैग्नेट हो रहे हैं या कई कई केसेस में रियल इनकम्स अगर घट रहे हैं, तो प्राइस घटाने के बावजूद भी डिमांड के ऊपर जो इम्पैक्ट आप चाहते हैं वो नहीं होंगे। आज के डेट पर लोग अगर गाड़ियां नहीं कम खरीद रहे हैं या एयर कंडीशनर्स कम खरीद रहे हैं या दूसरे कंजम्पशन के चीजें कम खरीद रहे हैं, तो उसका मूल कारण हो सकता है उनका जो दबा हुआ आय है आज के तारीख पर। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, तो इस बार अगर आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर रिजल्ट्स के बारे में बाद जो अनाउंसमेंट्स आती है उनकी वेज कॉस्ट्स की, तो हर जगह वो वेज कॉस्ट काटे हैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और ज्यादातर बड़े-बड़े कंपनियों का जो एनुअल इंक्रीमेंट इस बार हुआ है, वो बहुत कम हुआ है। जैसे आज या कल खबर हेडलाइन था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा हाइक मिलती है, हमेशा 14-15% तो एवरेज हाइक होता है, 12-13%, 11-12%, डबल डिजिट से कभी कम नहीं जाते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में इस कल शायद रिपोर्ट आया कि 4 से 7% एनुअल हाइक मिला है, यानी कि इन्फ्लेशन की बराबर, जितना इन्फ्लेशन हुआ उतना न्यूट्रलाइज हो गया। तो दूसरे कंपनियों का भी हालत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा ही है। तो अगर आपका एनुअल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपको बोनसेस नहीं मिल रहे हैं, तो आप फेस्टिव सीजन से पहले आप कितना एयर कंडीशनर और टेलीविजन सेट्स की दाम कम कर लो, जो बंदा आपने 32 इंच से ऊपर वाले टेलीविजन का भी रेट टैक्स घटा के 18% कर दिया, तो अब आप 20 इंच वाला टेलीविजन में खुश रहोगे, आप कहीं थोड़े 32 इंच वाला टेलीविजन खरीदने जाओगे जब आपका आय बढ़ नहीं रहा है। तो आज के दिन पर डिमांड कमजोर होने का सिस्टम में कारण ये नहीं है कि जीएसटी ड्यूटीज ज्यादा है, जीएसटी ज्यादा होने के कारण उपभोक्ता के ऊपर दबाव पड़ता है, वो बात सही है, लेकिन बड़ा कारण यह है कि लोगों के आय कम हो गए, लोगों की कमाई कम हो गया है। तो जब तक लोगों की कमाई का एक माध्यम ना बनेगा, कमाई बढ़ाने का माध्यम जब तक उनको दिखाई नहीं देगा, तब तक लोग बड़ा कंजम्पशन डिसीजन से हिचकते रहेंगे। तो इसीलिए किस हद तक ये डिमांड को रिवाइव करेगा, गेम चेंजर हो पाएगा, उसके ऊपर मुझे थोड़ा संदेह है। राजेश, जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा अपने दर्शकों के लिए समझा दूं कि इस वक्त जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले कई सालों से जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि समाज के अंदर या मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। डिमांड का मतलब क्या हुआ कि लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे हैं, और चूंकि लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए उसका बड़ा कारण है क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही, बल्कि ये यहां तक सर्वे आया कि लोगों की आय पहले की तुलना में थोड़ी कम होती जा रही, और लोग जो हैं वो बैंकों से ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, यानी बैंकों से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, यानी अपना रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए चूंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या जो जिस तरीके से उनकी आय बढ़नी चाहिए उस तरीके से उनकी आय बढ़ नहीं रही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे हैं। लोग सिर्फ उतनी ही चीजें खरीद रहे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सरकार का यह कहना है कि जीएसटी के दामों में कमी करने से मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी और महंगाई का जो प्रेशर है वो भी कम होगा। तो राजेश ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि गेम चेंजर होगा, दरअसल वो गेम चेंजर शायद ना हो, क्योंकि लोगों की आय भी नहीं बढ़ रही है और साथ ही साथ कुछ चीजें उनकी रीच से बाहर हो गई हैं जिसको खरीद नहीं सकते। राजेश, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो क्या इसको वाकई में हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिफॉर्म है? ये तो एक तरीके से कहें कि जब आपने जीएसटी लागू किया तो असल रिफॉर्म या असल सुधार तो उस वक्त हुआ था, अब आप उसी में थोड़ी बहुत फेरबदल कर रहे हैं, तो इसको रिफॉर्म क्यों माना जाए? और क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था को जो एक इकोनॉमिक्स में टर्म्स यूज किया था, किक स्टार्ट, क्या इसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ में कोई क्रांतिकारी बदलाव दिखाई पड़ेगा? नहीं, वो तो मैंने कहा कि क्योंकि वो और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन
मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक रिफॉर्म नहीं है, निश्चित रूप से एक रिफॉर्म है। रिफॉर्म जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये ओवरड्यू था। एक्चुअली हम कई सालों से जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ स्लैब्स को कम करिए, और खाली ये रेट कट्स की बात नहीं हुई है, और कुछ अनाउंसमेंट की गई है प्रोसेस को लेकर, कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटे बड़े व्यापारियों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सुधारने के लिए, लेकिन वो अनाउंस की गई है। अब एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये इसलिए मैंने कहा ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन इससे बहुत सारे ज्यादा आसान ये कहना कि ये गेम चेंजर हो जाएगा, हमारे आर्थिक अभिवृद्धि जो है अचानक एक्सिलरेट करने लग जाएगा, मेरे ख्याल से ये एक तरह से अर्थव्यवस्था को ना समझने की निशानी होगी ठीक से, क्योंकि हमारे जो अभी जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं दूसरा तरफ आपका नजर लाऊं, क्यों मैं ये कह रहा हूं, तो ये राजेश, ज्यादा अगर आप मेरे सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों इस बात को लेके काफी उत्साह दिखाया गया कि देखिए पिछले क्वार्टर में तो जो हमारा जीएसटी ग्रोथ था वो 7.8% हो गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है, उसकी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो दरअसल झूठ बोल रहे थे। और देखिए हमारी अर्थव्यवस्था तो अच्छी जा रही है, अब जो है वो 7.8% है और लगातार ऊपर जाएगी तमाम प्रेडिक्शन के बावजूद। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उसके ऊपर तो मैं ट्रैवल कर रहा था, नहीं तो आपके साथ विस्तार में उसके ऊपर भी बातचीत हो जाती। उसमें भी अनेक सारे चीजें हैं, वो बेस फैक्टर है, कंपोजिशन जो है वो 7.8% का, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा बात यह है कि वो 7.8% में माना गया है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो मात्र 2% से नीचे है। वो थोड़ा सा जो डेटा निकला है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, और खास करके वो कहां से आपका 7.8% आ रहा है, जबकि आपके पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के एक के बाद एक कंपनियां जो है 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तो अब कंपनियां कह रही हैं, जो आपके 90% कंपनियां जो आपके मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज में हो, वो कह रहे हैं कि हमारे वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5% हो रहा है। नॉन फाइनेंस कंपनीज अगर हम ले ले, उनके वॉल्यूम ग्रोथ 5% से कम रहा है। तो आपका कहां से ये जो है जीडीपी 7.8% ग्रो किया? एग्रीकल्चर तो बराबर वही 3 से 4% के बीच में ग्रो करता है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इतना जो तेजी से ग्रो कर गया, तो हम क्यों इतना त्राही त्राही देख रहे हैं? तो वो देखिए, वो तो यानी एक आप जो है 7.8% की जो बात की जा रही है मुझे उसको आप मुझे संदेह की नजर से देख रहे हैं? हाँ, उसमें बहुत सारे सफाई सरकार को खुद, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को भी खुद देना है। दरअसल में आजकल ये होता है कि मीडिया में ये सारे सवाल उठना चाहिए, वो उठता नहीं है। खैर, वो एक अलग बात रखिए, लेकिन अभी की जो आज की जीएसटी की बात कर रहे हैं, देखिए जीएसटी का ये जो है, इसमें जो आपने जोड़ घाट किया है, 18% जो टैक्स लग रहा था उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है, मोटा मोटा इंश्योरेंस छोड़कर, और कोई वहां से हटा नहीं है। और 18% टैक्स स्लैब जो है वो लगभग 65% जीएसटी रेवेन्यू सरकार को देती है। 5 और 12% वाले जो है वो कुल मिला के 25% के करीब करीब देते थे। 25% से भी कम है मेरे ख्याल से, 7% और 25 नहीं, 15-18% है। 28% स्लैब से सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू आता था, तो लगभग मेरे ख्याल से 18-20% का है। तो वहां कुछ रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि वहां से आपने हटा के बहुत सारी चीजें 18% पे लिया है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग जो जितना हमारा जीएसटी कलेक्शन हो रहा था, शायद उससे 7-8% कम हो जाए। तो ये जो 7-8% जो कम हो जाएगा, उसका भार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के ऊपर पड़ेगा। तो यानी कि उतना कम कमाई होगी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की। तो उसकी भरपाई कैसे होगा? उसका भरपाई दो तरीके से हो सकता है। आपके जो दूसरे एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती होगी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा प्रॉमिस किया हो खर्चा करने के लिए, कैपेक्स जिसको कहते हैं, ब्रिज, रोड्स, ये सब बनाने के लिए, हो सकता है आप उसमें कटौती करने पे तुल जाओगे, क्योंकि आप अपना डेफिसिट अंडर कंट्रोल रखना चाहते हो। उस तरह से राज्य सरकार
किस पे खर्चा करते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इनके ऊपर खर्चा करते हैं। उनके अगर खातों में कम पैसा आने लग जाए तो उन्हें इसमें कटौती करना पड़ेगा। और अगर कटौती नहीं करते हैं, ना राज्य सरकार करते हैं, ना केंद्र सरकार करती है, तो होगा क्या? फिर आपकी डेफिसिट बढ़ जाएगी। फिर आपको उधारी में पैसा लेना पड़ेगा ज्यादा। तो हमारा जो पब्लिक डेट है, वो पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 1,70,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ हो चुका है। तो वो पब्लिक डेट और बढ़ेगी। अगर पब्लिक डेट बढ़ती है तो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट के ऊपर दबाव आता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होता है? आप जो लोन लोगे उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो आपने ऑटोमोबाइल्स का रेट घटा दिया, लेकिन आदमी जब मार्केट में जाएगा कार खरीदने के लिए, लोन के लिए, उसको 2% ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो जाती है कहानी, एक हाथ में दिया, दूसरे हाथ से लिया। तो अगर ये एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया वाला कहानी अगर 6 महीना 1 साल में प्ले आउट हो जाता है, तो आप जो कह रहे हो ये जीएसटी रेट कट्स का इम्पैक्ट कंज्यूमर का बर्डन कम करने में या डिमांड को बढ़ाने में होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो लेकिन अगर आप और कुछ कर रहे हो जिससे कि बेरोजगारी हल हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, इकोनॉमिक बॉयंसी आ रहा है, कंपनियां ज्यादा तनख्वाह देना शुरू कर रहे हैं, लोगों के आय बढ़ने लग जाता है, तो फिर ये जो आपने जीएसटी का रिडक्शन किया है, इसका फिर इम्पैक्ट सही मायने में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बन जाता है। आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब। अब जीएसटी में करने की जरूरत क्यों थी? आपने क्यों ये चेंजेस किए? व्हाट वाज द बेसिक रीजन? ये तो आपने जैसे शुरू में कहा, कहीं ना कहीं सरकार को लगा है कि खास करके मिडिल क्लास जो है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कॉमन मैन के ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये एक सरकार की तरफ से एक प्रयास है कि उस बर्डन को कम करने का। मैं इसको उस तरह से देखूंगा। कोई सरकार का ये इंटेंट डाउट करने का कोई वजह नहीं है। इतना कह सकते हैं कि बहुत देर में आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छी शुरुआत है। इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ तो अभी मिलेगा जनता को, लेकिन इससे आर्थिक अभिवृद्धि को कितना फायदा होगा, ब्रॉडर इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। दूसरे तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जो टैरिफ का जो चक्कर है उसमें डॉलर के भाव बढ़ते जा रहा है, रुपया गिरते जा रहा है, और उसका सीधा प्रभाव इन्फ्लेशन के ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ आप दर कम कर रहे हो सकता है दूसरे फैक्टर दर बढ़ा भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.